वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी कि भवन निर्माण। तो भवन निर्माण में हमने जो आज का टॉपिक लिया है वो टॉपिक है डिफेक्ट्स इन प्लास्टर। प्लास्टर के दोष। जब हम किसी बिल्डिंग पर प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर के बाद क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो प्लास्टर में पाए जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट दोष हैं जो इस प्रकार हैं। ब्लास्टरिंग यानी कि फफोड़े पड़ना। यह दोष सामान्यतः चूना प्लास्टर में पाया जाता है, क्योंकि जब हम लाइम प्लास्टर करते हैं तो उसमें कुछ लाइम जो है पानी से क्रिया करके ब्लास्ट हो जाता है और जिससे जो प्लास्टर फट जाता है। चूने के प्लास्टर में यह आवश्यक है कि चूना अच्छी प्रकार बुझा हुआ हो। अगर प्लास्टर के चूने मसाले में चूने के कुछ कण अनबुझे या आंशिक रूप से अनबुझे रह जाते हैं तो यह कण प्लास्टर में होने के बाद एनवायरनमेंट से नमी सोख लेते हैं, कर बुझते हैं और उस समय इन कणों के फूलने से आयतन में वृद्धि होने के कारण सरफेस पर फफोले पड़ जाते हैं। और इस दोष से बचने के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मसाला बनाने में यूज किया जाने वाला चूना पूर्णतः बुझा हुआ है या नहीं। अगर चूना हमारा कंप्लीट बुझा हुआ नहीं है और उसको हमने किसी प्लास्टर में लगा दिया है तो क्या होता है कि चूना इन्वायरमेंट से कुछ नमी सोख लेता है और नमी सोख कर वो फूल जाता है, जिससे प्लास्टर हमारा गिरने लगता है और प्लास्टर की स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। इसलिए जब भी हम कोई प्लास्टर करें और अगर प्लास्टर में चूने का इस्तेमाल करें तो बेहतर यही होगा कि वो चूना पूरा कंप्लीटली बुझा हुआ होना चाहिए, ताकि वो प्लास्टर में लगने के बाद इन्वायरमेंट से कोई भी नमी को ना सोख सके और कोई भी ऐसी क्रिया ना कर सके जिससे कि ब्लास्टरिंग की समस्या पैदा हो। नंबर 2, प्लास्टर में दरारें पड़ना, क्रैकिंग ऑफ प्लास्टर। यानी कि प्लास्टर करने पर कुछ क्रैकिंग हो जाती हैं। ये भी एक दोष है कि जब हम कोई प्लास्टर करा और उसके बाद क्रैकिंग हुई तो कहीं ना कहीं हमारे प्लास्टर में कुछ समस्या रही और उस समस्या से हमारे प्लास्टर में क्रैक्स यानी कि दरारें पड़ जाती हैं। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं इसकी? नंबर 1, सरफेस को ठीक प्रकार से तैयार ना किया जाना। कहीं ना कहीं हो सकता है कि क्रैक अगर आई है तो हो सकता है कि हमारा जो सरफेस है जिस पर हमने प्लास्टर किया है उसका सही से तैयार ना होना। प्लास्टर के पदार्थ के सिकुड़ने के कारण जो प्लास्टर हमने किया है हो सकता है कि वो श्रिंकेज यानी कि सिकुड़ने लगा। प्लास्टर अधिक मोटा होने का कारण, अगर आपने प्लास्टर ज़्यादा मोटा किया है तो उसकी स्ट्रेंथ घट जाती है और मोटा होने के कारण भी प्लास्टर हमारा क्रैक हो सकता है, क्योंकि उस पर लोड ज़्यादा हो गया और हो सकता है कि वो दीवार से अच्छी तरीके से ना चिपका। चिनाई और प्लास्टर के पदार्थों के ताप प्रसार गुणांकों में अंतर होने का, जो हमारी चिनाई है और प्लास्टर के पदार्थ में जो टेम्परेचर का जो रेशियो है उसमें अगर डिफरेंस ज़्यादा है तब भी हमारा प्लास्टर क्रैक हो सकता है। प्लास्टर में पड़ने वाली दरारों को रोका जा सकता है। प्लास्टर का टूट कर गिरना, पीलिंग ऑफ और फेलिंग ऑफ प्लास्टर। कभी कभी क्या होता है प्लास्टर हमारा टूट के गिरने लगता है।
कभी कभी प्लास्टर दीवार से टूटकर गिर पड़ता है। प्लास्टर के टूटकर गिर पड़ने के कारण निम्न कारण हो सकते हैं। नंबर 1, सरफेस पर प्लास्टर का ठीक प्रकार से न चिपक पाना, जो सरफेस की समुचित तैयारी न होने के कारण होता है। टेम्परेचर में अधिक परिवर्तन होने के कारण, अगर प्लास्टर हमारा गिरता है दीवार से तो उसके रीजन हो सकते हैं दो। टेम्परेचर में अधिक परिवर्तन और सरफेस पर प्लास्टर का ठीक प्रकार से न चिपक पाना। प्लास्टर के विभिन्न लेपों में आपस में अच्छा एडिशन न होना, सीलन आने के कारण प्लास्टर का फूल जाना और बाद में कोई वस्तु टकराने से प्लास्टर का टूटकर गिर पड़ना। प्लास्टर के मसाले में बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट चूने का रेशियो कम होना, अगर आपने किसी प्लास्टर के मसाले में सीमेंट या चूने का जो रेशियो कम डाला है तब भी हमारा प्लास्टर गिरने लगता है। ये आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर सीमेंट का रेशियो कम होगा तो प्लास्टर की स्ट्रेंथ बहुत कम होगी, जिससे प्लास्टर दीवार से नीचे की ओर गिरने लगेगी। सरफेस से किसी भारी नुकीली वस्तु को टकरा जाना, अगर कोई भारी वस्तु आपने सरफेस पर टकरा दी है तो हो सकता है कि अगर स्ट्रेंथ प्लास्टर की कम है तो वो टकरा कर गिर जाता है। सबसे अहम आता है लोनी या सोरा लगना, इफ्लोरिसेंस। प्लास्टर की सतह या ईंटों की सतह पर कभी कभी लवड़ों की एक सफ़ेद परत जम जाती है जो देखने में तो बत्ती लगती है, साथ ही ईंट या प्लास्टर पर प्रतिकूल इफेक्ट भी डालती है। सतह पर सफ़ेद लवड़ का परत जमने में लोनी या सोरा लगना कहते हैं। संबंधी दोष नमी या सीलन का स्थानों पर पाया जाता है। इफ्लोरेसेंस की जो कंडीशन होती है, जो समस्या होती है, ज़्यादातर वो सीलन वाले एरियो में होती है। ईंट चिनाई में सीलन ग्राउंड लेवल से कैपिलरी एक्शन द्वारा ऊपर को बढ़ती है। सीलन का पानी भूमि में उपस्थित कुछ लवड़ों को घोल के रूप में अपने साथ ले जाता है और सरफेस आने पर पानी तो इवापोरेट हो जाता है, लेकिन लवण सतह पर ही जम जाते हैं। समय के साथ साथ इन लवणों की सांद्रता बढ़ जाती है और लवण सफ़ेद परत के रूप में सतह पर जम जाती है। सरफेस पर जमी लवणों की परत को समय समय पर ब्रश से धोकर हटाया जा सकता है। ईंट चिनाई के सतह की परत को सतह से जिंक सल्फेट या घोल के करके सूखने पर ब्रश से रगड़कर हटाया जा सकता है। सोरा लगने के कारण बिल्डिंग की फाउंडेशन से आने वाली नमी है जिसको उचित स्थान पर डैम प्रूफिंग कोट्स लगाकर रोका जा सकता है, डीपीसी। तो ये फ्लोरेसेंस की जो कंडीशन है वो सीलन से होती है और इसको हम डीपीसी लगाकर रोक सकते हैं। मिट्टी गारे का प्लास्टर यानी कि मड प्लास्टर, हालांकि इसका चलन बहुत कम है और इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, ना ही इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती। मड प्लास्टर ये बहुत सस्ते किस्म का प्लास्टर है जो ग्रामीण क्षेत्र में कच्ची चिनाई पर किया जाता है। ये प्लास्टर अधिक टिकाऊ नहीं होता है और वर्षा ऋतु में अक्सर गलकर गिर जाता है। प्लास्टर की प्रति वर्ष मरम्मत करनी पड़ती है, लेकिन इस प्लास्टर की थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि ऊष्मा संवाहकता बहुत कम होती है, जिससे बिल्डिंग में तापक्रम परिवर्तन का प्रभाव बहुत कम होता है।
थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है और मकान हमारे ठंडे रहते हैं। गारे में जलरोधक पदार्थ मिलाकर इसकी आयु में थोड़ी वृद्धि की जा सकती है। अच्छे जलरोधी प्लास्टर का मसाला तैयार करने के लिए निम्न पदार्थों का यूज किया जाता है। मड प्लास्टर ज़्यादातर हम पुराने जो मकान थे ग्रामीण क्षेत्रों में उसमें अक्सर करते थे। और अगर छप्पर का घर है, उसकी कोई दीवार है ईंट की, तो हमने उस पर गारे का प्लास्टर कर दिया। तो मड प्लास्टर से क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत कम होती है। अगर कितनी भी तेज़ गर्मी है तो वो अंदर के टेम्परेचर को ठंडा रखती है और बाहर ही उस गर्मी को रोक लेती है। अगर सीमेंट कंक्रीट देखें तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और वो गर्म होने पर अंदर के रूम को भी गर्म कर देता है। इसलिए मड प्लास्टर का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि वो रूम को गर्म नहीं होने देता है और जो बाहरी लेयर है वही काफ़ी हद तक हीट को एब्जॉर्व कर लेती है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसकी लाइफ बहुत कम होती है और नमी पाने पर ये गिरने लगती है, और क्योंकि हर साल हमें इसकी मरम्मत करनी होती है। बिल्डिंग में टेम्परेचर परिवर्तन का प्रभाव बहुत कम होता है और गारे में कुछ जलरोधक पदार्थ मिलाकर इसकी आयु थोड़ी वृद्धि की जा सकती है। इंग्रेडिएंट्स यानी कि घटक। अच्छे जलरोधी प्लास्टर का मसाला तैयार करने के लिए निम्न पदार्थों का यूज किया जाता है। नंबर 1, अच्छी किस्म की चिकनी मिट्टी। मिट्टी में से कंकर, पत्थर, घास फूस इत्यादि बीन कर निकाल दी जाती है और मिट्टी के ढेलों को तोड़ लिया जाता है। ईंट पाथने वाली मिट्टी प्लास्टर के लिए निम्न के लिए उपयुक्त रहती है। अच्छी किस्म की मिट्टी मिट्टी में कंकड़, पत्थर, घास इत्यादि बीन कर निकाल दी जाती है। तो मड प्लास्टर में हम अच्छी किस्म की मिट्टी होनी चाहिए, भूसा, गोबर या जनता इमल्सन HRP या बिटुमिन कट बैग। मड प्लास्टर तैयार करना। साफ और महीन चिकनी मिट्टी के एक गड्ढे में डालकर उसमें उपयुक्त मात्रा में पानी मिला देते हैं और 2-3 दिन बाद मिट्टी को फावड़े तथा पैरों से अच्छी प्रकार गूंदा जाता है और इस पर एक समान और सुगट्टी मिश्रण बन जाता है। मिट्टी में 65 किग्रा प्रति मीटर की दर से भूसा मिला देते हैं। भूसा मिलाने से प्लास्टर में दरारें नहीं पड़ती हैं और प्लास्टर कार्य शुरू करने से पहले मिश्रण में जनता इमल्सन, बिटुमिन, कटबैक या द्रव एस्फाल्ट, इससे प्लास्टर के जलरोधी गुणों में वृद्धि होती है। तो जब हम गारा तैयार करते हैं तो हम क्या है कि एक गड्ढे में मिट्टी भूसा डाला और पानी डालने के बाद में 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम उसमें पैरों से या किसी फावड़े के जरिए उसको आपस में मिक्स करते हैं और कुछ इमल्सन, बिटुमिन कटबैक डालकर वाटर प्रूफिंग भी बनाते हैं। प्लास्टरिंग, इसके लिए दीवार को सीकों वाली झाड़ू से अच्छी तरह साफ कर लिया जाता है और सतह पर पानी छिड़क कर उसे गीला कर लेते हैं। पटरी की सहायता से सरफेस पर एक समान मोटाई का प्लास्टर कर दिया जाता है। प्लास्टर की मोटाई 12 mm से 20 mm तक रखी जाती है। जब प्लास्टर सूखने लगता है तो उस पर चिकनी मिट्टी, गोबर या कट बैग की मिश्रण की लिपाई कर दी जाती है। तो ये सारा प्रोसेस क्या है, ये मड प्लास्टर के लिए। हालांकि इसका चलन बहुत कम हो गया है और इसको हम ज़्यादातर यूज़ अब नहीं करते हैं, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इसका प्रचलन है और काफ़ी हद तक इसको यूज़ करते हैं।
अब एक नया टॉपिक आता है, पॉइंटिंग यानी कि टीप। तो पॉइंटिंग क्या होता है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसका आता है इंट्रोडक्शन। इन्वायरमेंट में खुली पत्थर और ईंट चिनाई के जॉइंट चिनाई के सबसे कमजोर स्थान है। एक्सपोजिट, तो जहाँ पर जॉइंट होता है, यानी कि जब आप कोई पत्थर की चिनाई करें या ब्रिक मशीनरी की चिनाई करें, तो जहाँ पर जॉइंट होते हैं वो सबसे कमज़ोर स्थान होता है। चिनाई करते समय जोड़ों को मोटे तौर से रफली भरे जाते हैं। ये जोड़ बहुत भद्दे लगते हैं और इन जोड़ों पर वर्षा के पानी के साथ जोड़ों की मिट्टी घुलकर बाहर निकल जाती है, जिससे मिट्टी के गारे की चिनाई की समर्थ बहुत घट जाती है। चिनाई के बाद जोड़ों को मसाले से ठीक प्रकार फिनिश करना टीप कहलाता है। अगर आप ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं या स्टोन मैसनरी कर रहे हैं, तो जहाँ पर जॉइंट होता है तो बहुत सबसे कमज़ोर पार्ट होता है, उस कमज़ोर पार्ट को मसाले से फिनिश करना ही हमारा टीप कहलाता है। टीप केवल एक्सटर्नल दीवारों के लिए ही उपयुक्त रहती है। इंटरनल दीवारों के लिए ये इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इस पर सफ़ेदी या डिस्टेम्पर आदि समापन कार्य नहीं किए जा सकते। टीप हम बाहर इसलिए करते हैं क्योंकि जो पानी का या एटमॉस्फेयर का, इन्वायरमेंट का जो भी इफेक्ट आता है वो बाहर की ओर ही आता है। और टीप करने से क्या है कि जो भी हमने चिनाई की है जिस चीज़ से भी, तो वो उसकी मजबूती बनी रहती है। अंदर की ओर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अंदर डिस्टेम्पर या हमें प्लास्टर करना होता है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ पॉइंटिंग, टीप करने के उद्देश्य। टीप करने के मुख्य उद्देश्य निम्न है। टीप द्वारा चिनाई के टीप द्वारा चिनाई के जोड़ों को नियमित उन्हें अच्छा रूप दे दिया जाता है, जिससे चिनाई की सजावट में पर्याप्त वृद्धि होती है। कुछ विशेष प्रकार की सजावटी टीप करके सतह की सजावट की जा सकती है। मिट्टी गारे की चिनाई के जोड़ बहुत कमज़ोर होते हैं। जब वर्षा में इन जोड़ों से गारा बाहर की ओर निकलने लगता है। तो अब ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंटिंग टीप क्यों आवश्यक है और क्या पर्पज इसका है। तो टीप से क्या है कि टीप करने पर हमारा जो चिनाई है मिट्टी वगैरह की, तो वो बाहर की ओर नहीं आती। चिनाई की समर्थ और टिकाऊपन बहुत घट जाते हैं। जोड़ों में टीप करके जोड़ों से मसाले का निकाल रोका जा सकता है। खुले जोड़ों से नमी आ सकती है। टीप कर देने पर जोड़ों से नमी नहीं आ पाती है। जोड़ चिनाई के कमज़ोर भाग हैं और जोड़ों में टीप करने से कमज़ोर स्थान बंद हो जाते हैं। बहते जल के संपर्क में आने वाली दीवारें, फर्श से प्लास्टर फूल कर उखड़ने लगता है। ऐसे स्थानों पर टीप अधिक टिकाऊ सिद्ध होती है। प्लास्टर की कंपैरिजन में टीप में कम मसाला लगता है और यह सस्ती पड़ती है। वैसे बहुत सजावटी किस्म की टीपों में सिरेमिक भी बहुत अधिक लग आता है, जिससे टीप की लागत प्लास्टर से भी कई गुना अधिक आ सकती। साधारण किस्म की टीप का सिरेमिक बे भी प्लास्टर करने के सिरेमिक बे के लगभग बराबर आता है। क्योंकि प्लास्टर की तुलना अगर टीप टीप में मसाला कम लगता है तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट हो सकता है टीप करने से। अगर हम कोई स्पेशली टीप करा रहे हैं, पॉइंटिंग करा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो प्लास्टर करने से भी महंगी बढ़ जाए। और अगर साधारण किस्म की टीप का सिरेमिक खर्च भी
अगर चिनाई में श्रेष्ठ किस्म के पदार्थ यूज किए जा गए हैं तो चिनाई की कारीगरी भी उत्तम होती है। ऐसी स्थिति में टीप का यूज करने से चिनाई की सजावट का लाभ उठाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में प्लास्टर का उपयोग उपयुक्त नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से चिनाई की अपनी सुंदरता छिप जाएगी। अगर आपने टीप बढ़िया की है तो आप उसे प्लास्टर नहीं करोगे, क्योंकि वो प्लास्टर करने से उस टीप की सुंदरता छिप जाती है। टीप के लिए मसाला, तो टीप के लिए सीमेंट मसाला और चूने मसाले का यूज किया जाता है। टीप में मसाला बहुत कम लगता है और 100 वर्ग मीटर ईंट चिनाई की सतह पर टीप करने के लिए केवल 0.48 मीटर क्यूब मसाले की आवश्यकता होती है, जबकि प्लास्टर करने के लिए 1.60 मीटर क्यूब मसाले की आवश्यकता होती है। मसाला कम लगने के कारण टीप के लिए संबंध अच्छे मसाले का ही यूज किया जाता है। टीप के मसाले के प्रचलित अनुपात, अगर आप सीमेंट की टीप करते हैं, पॉइंटिंग करते हैं तो 1:2 या 1:3 का रेशो लगाते हैं। चूने का करते हैं तो 1:1, 1 भाग चूना 1 भाग सुर्खी। अब इसमें 1:2 का मतलब हुआ कि 1 भाग सीमेंट 2 भाग सैंड। कंकड़ चूना, केवल कंकड़ चूना, कोई मिलावट नहीं। अब चूना मसाले की टीप का प्रचलन लगभग समाप्त हो गया है। तो ज़्यादातर पहले वो तो टीप का ही काम समाप्त हो गया है, मगर फिर भी टीप अगर करते हैं तो ज़्यादातर मोस्टली हम सीमेंट की ही करते हैं, चूने का भी यूज़ नहीं करते हैं। तो ये पॉइंटिंग जब हम कोई ब्रिक मशीनरी करते हैं तो बाहरी दीवार पर हम पॉइंटिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस पॉइंटिंग के टॉपिक में यही था कि जब हमें कोई टीप यानी कि पॉइंटिंग करनी होती है तो ज़्यादातर हम सीमेंट मसाले की पॉइंटिंग करते हैं, जिससे हमारा जो चिनाई है वो काफ़ी हद तक मजबूत स्थिति में बना रहे और आसानी से न टूटे। अब यहाँ पे मड प्लास्टर के बारे में मैंने बताया, मड प्लास्टर का भी यूज़ बहुत कम है, फिर भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में मड प्लास्टर का यूज़ आज भी बहुत प्रचलन में रहता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, डिफेक्ट्स इन प्लास्टर। और ये प्लास्टर के दोष यही हैं कि जब हम किसी भी दीवार पर प्लास्टर करते हैं सीमेंट का या चूने का, तो पहली कंडीशन यही होनी चाहिए कि वो जो सरफेस है वो अच्छी तरीके से साफ़ सुथरी हो और प्लास्टर की थिकनेस भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा थिकनेस होने से प्लास्टर का ही लोड हो जाएगा और अगर अच्छी तरीके से नहीं चिपका है प्लास्टर तो उसकी गिरने की कंडीशन ज़्यादा बनी रहती है। तो स्टूडेंट हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो भी टॉपिक है उसको लेकर चल रहे हैं लगातार, और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आप जानते ही हैं, मगर फिर भी आपको सिविल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें ब्लास्टरिंग आया, कि आप भाषा ब्लास्टिंग नहीं बोल पाओगे, इफ्लोरेसेंस नहीं बोल पाओगे। इफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि जैसे किसी में फफूंदी आ जाना। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद करके रखनी है। डीपीसी मैंने बताया, डैम प्रूफिंग कोर्स, किसी भी सीलन को रोकने के लिए हम डैम प्रूफिंग कोर्स का ही यूज़ करते हैं, हालांकि उसके बाद भी संभावना रहती है